Even in traditional classrooms, we see teachers utilizing technology, media, and materials to present and plan their lessons. If we look at modern classrooms, we see teachers utilizing sophisticated machines and mechanisms, and use of technology has increased so much that it has almost changed the scene of classroom setting. यानी परंपरागत क्लासरूम्स में भी टीचर किसी न किसी तरह के मीडिया और मटेरियल्स को प्रयोग में लाता है, जिससे वो अपने लेसन को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके, अपने काम को बेहतर तरीके से प्लान कर सके। लेकिन आजकल के नए दौर के क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि क्लासरूम की शक्ल सूरत में काफ़ी बदलाव आ गया है। डिपेंडिंग ऑन सिलेक्शन एंड यूजेस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, educational technology impacts the process of education in many different forms, and while doing so it itself takes many different forms। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी जब एजुकेशनल के प्रोसेस में इस्तेमाल में लाई जाती है तो उसको टीचर ने किस तरह से सिलेक्ट किया है, किस तरह से यूज़ किया है, उसके अनुसार एजुकेशन के ऊपर अलग अलग प्रभाव नज़र आते हैं और एजुकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में भी काफ़ी बदलाव आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे टीचिंग टेक्नोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक, कंटेंट और अजम्पशंस के बारे में। एजुकेशन टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से दो कार्य करती है। इट हैज़ टू रोल्स विच इट परफॉर्म्स। इट एक्ट्स एज ए टूल as well as it acts like a catalyst. When we are using educational technology to improve the current practices and make them more useful, then it is acting like a tool. But when we use education technology, we see that it impacts the pedagogical alterations too. दैट मीन्स जब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाते हैं तो इससे हमारा कार्य तो आसान होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पढ़ाने के तरीके में यानी पेडागॉजिकल मेथड्स में भी काफ़ी अल्ट्रेशन आता है। सो देन इट इज़ एक्टिंग लाइक ए कैटलिस्ट। सो दैट मीन्स व्हेन इट इज़ बिहेविंग लाइक ए डिज़ाइन साइंस then it is a catalyst. But when we are using it to solve basic problems like social organization of learning and teaching, then it is acting like a tool. एजुकेशन टेक्नोलॉजी को सही तरह से समझने के लिए इसकी तीन डिफरेंट फॉर्म्स को डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट इज टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियर टेक्नोलॉजी। लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट टीचिंग टेक्नोलॉजी। In this lesson, we will be studying about the definition of teaching technology, इसके मुख्य characteristics क्या हैं, इसकी विषय वस्तु या कंटेंट क्या है और ये किन assumptions पर आधारित है और किस तरह से हम टीचिंग टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। Before going further, let us try to understand what is teaching. Teaching is defined as a skill and art as well as science. टीचिंग स्किल है क्योंकि ये एक हुनर है, इसको आप प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक आर्ट है क्योंकि ये आर्ट की तरह ही सब्जेक्टिव है, कला की तरह सब्जेक्टिव है, यानी ये कलाकार के ऊपर और कला को रिसीव करने वाले के ऊपर यानी लर्नर के ऊपर डिपेंड करती है। एज वेल एज इट इज़ ए साइंस। साइंस मीन्स इसके कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, कुछ साइंटिफिक मेथड्स है जिसको अलग अलग टाइम सेटिंग में रेप्लिकेट किया जा सकता है। टीचिंग चाहे स्किल है, आर्ट है या साइंस है, इट इज़ ए पर्पजफुल एक्टिविटी एंड द पर्पज ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस क्योंकि ये सोशल सेटिंग में होती है और सोसाइटी इसके उद्देश्यों को डिफाइन करती है, इसके गोल्स को डिफाइन करती है। As well as it is a professional activity. Professional activity means इसका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके कुछ एथिक्स है, इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और प्रोफेशनल स्किल्स के द्वारा इस एक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सकता है। टीचिंग कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एट 3 लेवल्स। टीचिंग के 3 स्तर माने गए हैं, 3 लेवल्स माने गए हैं। दैट इज मेमोरी लेवल जिसको स्मृति स्तर बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग यानी बौद्धिक स्तर और रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर। मेमोरी लेवल इज द प्राइमरी लेवल जिसमें चीज़ों को याद करना, फैक्ट्स को मेमोराइज करना, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ बनाना, रिफ्लेक्टिव लेवल विच इज द फाइनल लेवल ऑफ टीचिंग विच इज रिलेटेड टू सॉल्विंग आवर डेली लाइफ
problems by utilizing the knowledge which we have gained through memory and understanding. टीचिंग के दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। टीचिंग में कुछ ना कुछ सब्सटेंस या कंटेंट रहता है, कुछ विषय वस्तु रहता है जिसको आप शिक्षण करने की चेष्टा करते हैं, और इस सब्सटेंस को या कंटेंट को टीचर से लर्नर तक पहुंचाने के लिए देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर, एंड मोस्ट कॉमनली यूज इंटरेक्शनल प्रोसेस इज क्लासरूम कम्युनिकेशन। जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो हालांकि टीचर और लर्नर दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादा एम्फोसिस लर्नर के ऊपर दिया जाता है। टीचिंग को स्टूडेंट सेंटर्ड बनाने की कोशिश की जाती है। अगर हम टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो टीचिंग टेक्नोलॉजी के जो मेन एक्सपोनेंट्स हैं दे आर आईके डेविस, एनएल गेने, हर्बर्ट, हंट, ब्रूनर, रॉबर्ट ग्लेजर और रॉबर्ट गेने। इन सब के काम के बारे में, इन्होंने किस तरह के मॉडल्स दिए, किस तरह के मेथड्स दिए, इनके बारे में हम आगे आने वाले लेसन्स के रूप में पढ़ेंगे। This form of education technology resets itself on knowledge of philosophy, psychology and science, and it aims at achieving the desired learning outcomes. The use of technology in teaching makes skills simpler, specific, functional and unprejudiced, and it builds professionalism and helps the teacher in taking right decisions and make teaching more systematic. तो जब हम टीचिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो टीचिंग का स्किल है इसको सिंपल बना सकें, स्पेसिफिक बना सकें, ज़्यादा फंक्शनल बना सकें और अनप्रेजुडिस्ड बना सकें, यानी बिना पक्षपात का बना सकें, और इसके साथ साथ प्रोफेशनलिज्म डेवलप हो, टीचर को सही डिसीजंस लेने में हेल्प मिले और टीचिंग को ज़्यादा सिस्टमेटिक बनाया जा सके, देन दिस ऑल कैन बी कैटेगराइज्ड एज टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो ये हमें बताता है कि टीचिंग टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन में किस किस तरह से प्रयोग में लाते हैं। What are the important characteristics of teaching technology? Teaching technology is applicable to all three domains of objective. टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको तीन भागों में बांटा जाता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव यानी ज्ञान से संबंधित, अफेक्टिव यानी बिहेवियर से संबंधित एंड साइकोमोटर यानी स्किल या कार्य से संबंधित। टीचिंग टेक्नोलॉजी को इन तीनों ही डोमेन्स में यूटिलाइज किया जा सकता है। टीचिंग टेक्नोलॉजी इट इज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ एजुकेशन and it aims at making teaching more effective. The aim of using technology in the teaching is that it should make teaching more effective. ज़्यादा असरदार बना पाए, टीचिंग को ज़्यादा यूजफुल बना पाए, ये टीचिंग टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने का बेसिक एम रहता है। टीचिंग टेक्नोलॉजी फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल और साइंटिफिक नॉलेज पर आधारित नॉलेज है। इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट with the focus on teachers, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग में, और कम्युनिकेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, और इसका ज़्यादा जो असर है वो क्योंकि टीचर ने इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल करना है, दैट इज वाई टीचर हैज इम्पॉर्टेंट रोल इन द टीचिंग टेक्नोलॉजी। So let us study what are the different contents which we study in teaching technology. According to I.K. Davis and Robert Glaser, in 1962, they classified teaching content into 4 elements or steps. विषय वस्तु को I.K. डेविस और रॉबर्ट ग्लेजर ने 1962 में 4 भागों में डिवाइड किया है, और क्योंकि ये जो तीनों ही पार्ट्स हैं ये सीक्वेंशियल हैं इसलिए इनको स्टेप्स भी माना जाता है। फर्स्ट एलिमेंट इज प्लानिंग ऑफ टीचिंग, second is organization of teaching, leading of teaching and controlling of teaching is the fourth step. First is planning of teaching. According to I.K. Davis, in teaching, planning is the work a teacher does to establish learning objective. यानी planning teaching में क्या है, जब learning objectives को define किया जाए, टीचर सब्जेक्ट मैटर को
एग्जामिन करता है, डिसाइड करता है कि उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. दिस स्टेप इज कॉल्ड एज प्लानिंग एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग. It is important so that teacher can make a better and proper plan to what he is going to teach in the classroom, and the learner also understand that what is going to be taught. Planning में 3 main activities हैं, that is task analysis, identification of objectives and writing of learning objectives. Task analysis का मतलब जब हम कंटेंट को एनालाइज करते हैं और अरेंज करते हैं इस कंटेंट को इन डिफरेंट सब पार्ट्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर, क्योंकि पूरा जो कंटेंट है वो एक ही स्टेप में टीच नहीं किया जा सकता. तो टास्क एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कंटेंट को किस तरह से सब डिवाइड किया जा सकता है ताकि पूरे कंटेंट को सिस्टमैटिक वे में टीच किया जा सके. सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. हर सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाने के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और किसी सब्जेक्ट के एक ओवरऑल या जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. टीचर हैज टू आइडेंटिफाई व्हाट चेंजेस ही वांट्स टू ब्रिंग इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट. दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. Objectives are always written in the form of behavioral changes which are expected in the learner. Third is writing learning objective. It is always better that teacher should write down the learning objectives because at the end of the lesson we have to evaluate them. तो अगर हमने पहले learning objective को लिखा है तो उससे it becomes clear to the teacher, it becomes clear to the learner that what he is going to gain out of learning the lesson. And at the end of the lesson, these learning objectives they will be used as key points for evaluation. Second is organization of teaching. This is the second stage of teaching which is particularly related to presentation of the subject matter. In organization, the teacher does following things. First, he selects the suitable teaching strategies and techniques. टीचिंग के लिए सब्जेक्ट मैटर को लर्नर तक पहुंचाने के लिए टीचर सिलेक्ट करता है कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज या लॉन्ग टर्म प्लानिंग को यूज करेगा और किन टेक्निक्स को प्रयोग में लाएगा. सिलेक्शन और प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स. अपने लेसन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लर्नर को मोटिवेटेड रखने के लिए, कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए टीचर यूज सूटेबल मटेरियल्स फॉर टीचिंग एड्स. So these teaching aids may be readily available or teacher may have to prepare the specific teaching aids. That is called as the second step. And third step is he matches the strategies and material aids. That is matching these strategies which he has planned with the teaching aids. That will be the third step which is related to organization of teaching. Third step is leading of teaching. Leading is the work a teacher does to motivate, encourage and inspire students so that they readily achieve the objectives of learning. According to I.K. Davis, leading क्या है? Leading टीचर का वो काम है जिससे टीचर लर्नर को मोटिवेटेड रखता है, समय समय पे एनकरेज करता है और इंस्पायर करता है ताकि लर्नर में वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सकें जिसको टीचर ने फर्स्ट स्टेप में प्लान किया है. लीडिंग के लिए टीचर हैज़ टू यूज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, क्योंकि जो कंटेंट है इट गोज फ्रॉम टीचर टू लर्नर थ्रू कम्युनिकेशन एंड थ्रू इंटरेक्शन. So teacher utilizes those communication strategies which he has planned and organized in the previous steps. There is a role of reinforcement devices also so that the correct responses are strengthened and wrong responses are weakened. For this, teacher may utilize different devices or methods to reinforce and keep the learner on the right track. Next are the utilization of motivational techniques so that the learner remains motivated, and for that the teacher may use different devices to encourage and inspire the learner. When we are utilizing all these techniques, it helps in building the rapport between teacher and student.
Next is controlling of teaching. This is the last step of evaluation of teaching, and the main focus of this step is to assess the learning objectives in terms of student performance, because student performance provides the basis for feedback. In this stage there is no change in pre-arranged or pre-described purpose of learning. यानी जो पहले 3 स्टेप्स में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं आता. इसका इम्पैक्ट आता है आगे आने वाली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर. In this, the teacher reviews the prospect and the different techniques which are used by teacher. Teacher learner को भी review करता है और अपने द्वारा use की गई different techniques को भी review करता है. And इसका फायदा क्या होता है, ताकि वो वैलिडेट कर सके, so that वो सही और गलत का अंदाज़ा लगा सके कि कौन सी टीचिंग टेक्निक ज़्यादा बेहतर साबित हुई और लर्नर को किस तरह सीखने में ज़्यादा आसानी रही. और ये जो मेजरमेंट हैं दे आर ऑन डिफरेंट डायमेंशन, यानी मेमोरी लेवल पे या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे या सिमिलरली कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर लेवल पे, डिफरेंट डायमेंशंस पे दीज मेजरमेंट्स आर टेकन. And this data is used for modification in his behavior or to modulate the learning objective. और इन सब के ज्ञान के ऊपर टीचर ये अंदाज़ा लगाता है कि उसको अपने बिहेवियर में क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कैसे मॉड्यूलेट करने की ज़रूरत है. Assumptions of content of teaching technology, यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी की जो विषय वस्तु है वो किन मान्यताओं के ऊपर, किन assumptions के ऊपर आधारित है. फर्स्ट इज टीचिंग इज ए साइंटिफिक प्रोसेस. टीचिंग साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं और टीचिंग के जो स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जा सकता है. यानी ज़रूरी नहीं है कि टीचर में शुरू से ही वो टीचिंग स्किल्स प्रेजेंट हो, टीचर में टीचिंग स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं, यानी टीचर्स कैन बी मेड ऑल्सो. द लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बी अचीव बाय परफॉर्मिंग टीचिंग एक्टिविटी. तो टीचर जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव लेके चलता है, जो भी बिहेवियर में चेंज लाना चाहता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहता है लर्निंग की, ये सब पॉसिबल है, इसको अचीव किया जा सकता है बाय परफॉर्मिंग टीचिंग एक्टिविटीज़. टीचिंग लर्निंग आर म्यूचुअली इंटररिलेटेड. तो ये जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, इसमें क्लोज रिलेशनशिप है और इस क्लोज रिलेशनशिप की वजह से जो इन्वायरमेंट है टीचिंग और लर्निंग का, दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. बेटर टीचिंग लीड्स टू बेटर लर्निंग. तो अगर आप लर्निंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अगर आप टीचिंग को बेहतर बनाएंगे तो देयर इट विल लीड टू बेटर लर्निंग. हालांकि इसमें टीचर और लर्नर के सिवाय इन्वायरमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. टीचिंग एक्टिविटीज़ कैन बी मॉडिफाइड. अगर आप कोई एक टीचिंग एक्टिविटी करते हैं उसका आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलते, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते, तो आप अपनी टीचिंग एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है. इम्प्रूवमेंट्स आर पॉसिबल, मॉडिफिकेशंस आर पॉसिबल. कोई भी जनरल फॉर्मूला नहीं है जो कि सारे सर्कमस्टांसेस में इक्वली एप्लीकेबल हो. एप्रोप्रिएट कंडीशंस कैन बी क्रिएटेड बाय टीचिंग फॉर इफेक्टिव लर्निंग. टीचिंग के द्वारा हम सही लर्निंग के लिए सही कंडीशंस बना सकते हैं. E.G. Vedanagam in 1988 has given fundamental principles of teaching technology which can be utilized to make better use of teaching technology in the classrooms. These are: teaching is a scientific process and its major components are content, communication and feedback. There is a close relationship between teaching and learning. Teaching और learning एक दूसरे के ऊपर interdependent processes हैं. Better teaching leads to better learning. It is possible to modify, improve and develop teaching learning activities. Teaching learning activities को modify किया जा सकता है, improve किया जा सकता है, develop किया जा सकता है. यानी ये activities rigid नहीं है, fixed नहीं है. According to conditions they can be changed and improved. The terminal behavior of learner in terms of learning structure can be established by appropriate teaching environment. यानी teaching environment के द्वारा learner का जो terminal behavior है उसको better बनाया जा सकता है. यानी teaching environment has very important role in teaching learning process. Teaching skills can be developed and strengthened by means of feedback devices with or without sophisticated techniques.
फीडबैक डिवाइसेस के द्वारा टीचिंग स्किल्स को बेहतर बनाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज़ करें, सिंपल फीडबैक से भी टीचिंग के स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। Predetermined learning objectives can be achieved by designing suitable teaching objectives. अगर कोई भी प्री डिटरमाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उनको अचीव किया जा सकता है, और अगर हम उसके लिए बेहतर टीचिंग एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर सकें तो सारे प्री डिटरमाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं। The use of achievement motivation technique enhances the output of teacher and learner. यानी अगर टीचर लर्नर को मोटिवेटेड रखे और उसका रुचि बना के रखे तो ऐसी जो टेक्निक्स हैं जिनसे मोटिवेशन लेवल हाई होता है उससे टीचर का आउटपुट भी इंक्रीज होगा और लर्नर का आउटपुट भी इंक्रीज होगा। So by using this principle, we can make better use of teaching technology in our regular classrooms.